मैं अलका ठाकुर हूं और आप सभी का अलका मेडिकल क्लासेस में स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मेटाबॉलिक एल्कलोसिस को। तो सबसे पहले हम इसके डेफिनेशन को देखेंगे कि मेटाबॉलिक एल्कलोसिस आखिर क्या होती है। तो आइए बोर्ड पे चलते हैं। मेटाबॉलिक एल्कलोसिस के डेफिनेशन में हम देखें तो मैंने ये लिखा है, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय प्राइमरी राइज in the plasma bicarbonate concentration and high pH with or without compensatory increase in PaCO2 means partial pressure of कार्बन डाइऑक्साइड। अब इस डेफिनेशन का क्या मतलब है? इसका यह मतलब है कि मेटाबॉलिक एल्कलोसिस में क्या होती है, प्लाज्मा में बाइकार्बोनेट की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो ज़्यादा हो जाती है। प्लाज्मा क्या होती है? प्लाज्मा ब्लड में पाई जाती है। प्लाज्मा का कलर येलो होता है। मीन्स अगर ये ब्लड है, ठीक है, अगर ये ट्यूब है, ट्यूब में आप समझिए कि यहाँ तक अगर ब्लड है तो और ब्लड की टोटल हम काउंट करेंगे कि सीरम इतना है, पूरा फुल इतना लेवल है सीरम की, जिसमें आरबीसी रेड रेड हमें दिखेगी और ऊपर में कुछ येलोइश सा लिक्विड दिखेगा, येलो येलो टाइप का, उसको हम प्लाज्मा बोलते हैं। प्लाज्मा क्या करती है? प्लाज्मा ही वाटर, सॉल्ट और एंजाइम्स को कंटेन करती है। तो प्लाज्मा में बाइकार्बोनेट की जो लेवल है वो ज़्यादा हो जाएगी। अब बाइकार्बोनेट को हम सिंबॉलिक रूप में कैसे लिखते हैं? HCO3। बाइकार्बोनेट को अगर हमें सिंबल रूप में लिखना हो तो हम HCO3 लिखते हैं। और हाई पीएच का क्या मतलब है कि अगर ये पीएच स्केल है तो 7 हो गई हमारी न्यूट्रल, ठीक है, 7 पे न्यूट्रल, कोई भी ना एसिडिक होती है ना वो बेसिक होती है, एकदम न्यूट्रल होती है, ठीक है। 7 से अगर कम हो गई पीएच तो मीन्स एसिडिक, और 7 से ज़्यादा हो गई तो बेसिक, ठीक है, तो बेसिक इधर एसिडिक। अब ब्लड की पीएच कितनी है? 7.35 से लेकर के 7.45। तो यहाँ पे डेफिनेशन में लिखा गया है कि हाई पीएच मीन्स 7 से ज़्यादा, मीन्स ब्लड की जो पीएच है उससे ज़्यादा हो जाएगी पीएच, और बाइकार्बोनेट की अमाउंट भी ब्लड के प्लाज्मा में बहुत ज़्यादा हो जाएगी। और विद और विदाउट इंक्रीज इन PaCO2 मीन्स पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड की लेवल या तो इंक्रीज कर सकती है और इंक्रीज नहीं भी कर सकती है। लेकिन अगर इंक्रीज भी करेगी तभी भी बाइकार्बोनेट अगर ज़्यादा है तो मेटाबॉलिक एल्कलोसिस के कंडीशंस होंगे, और अगर इंक्रीज कर भी जाए और बाइकार्बोनेट का लेवल ज़्यादा है तभी भी मेटाबॉलिक एल्कलोसिस होंगे। तो चलिए, हमने इसको समझ लिया। सेकंड पॉइंट को हम देखते हैं। एल्कलोसिस परसिस्ट बिकॉज किडनी इज अनेबल टू एक्सक्रीट एक्सेस बाइकार्बोनेट। एल्कलोसिस होती है क्योंकि जो हमारी किडनी होती है वो एक्सेस बाइकार्बोनेट को एक्सक्रीट बॉडी के बाहर नहीं कर पाती है। अब वो एक्सक्रीट कैसे करेगी? किडनी हमारी बाइकार्बोनेट को यूरिन में एक्सक्रीट करेगी, जितनी उसको एक्सक्रीट करनी चाहिए, तो वो नहीं कर पाती है, जिसके कारण मेटाबॉलिक एल्कलोसिस की कंडीशंस आ जाते हैं। यूजुअली बिकॉज, अब ये क्यों होते हैं? क्योंकि इफेक्टिव वॉल्यूम डिप्लीशन। इफेक्टिव मीन्स मैंने आपको बताया कि प्लाज्मा में बाइकार्बोनेट पाया जाता है, ठीक है, प्लाज्मा में बाइकार्बोनेट एक्सेस हो जाती है। तो एक्सेस होने के कारण प्लाज्मा की जो वॉल्यूम है, मतलब उसमें वाटर भी होती है प्लाज्मा में, सॉल्ट्स भी है और एंजाइम भी है, तो वहाँ पे उसके वॉल्यूम में डिप्लीशन मतलब कि वो कम या फिर ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन ऐसे अगर बाइकार्बोनेट ज़्यादा हो गई है मीन्स उसके वॉल्यूम में अचानक से जितनी उसको रहनी चाहिए उसकी वॉल्यूम नहीं रह पाएगी, वो एक्स्ट्रा हो जाएगी। तो वही लिखा हुआ है कि यूजुअली बिकॉज, क्यों होती है? क्योंकि इफेक्टिव वॉल्यूम डिप्लीशन मीन्स वॉल्यूम में गड़बड़ी हो जाती है, वॉल्यूम जितनी होनी चाहिए प्लाज्मा की उतनी नहीं रह पाती है। अब HCO3 मीन्स बाइकार्बोनेट का एक्यूमुलेशन क्यों होता है? बाइकार्बोनेट का एक्यूमुलेशन होता है क्योंकि एसिड अगर बॉडी से ज़्यादा लॉस हो जाए, मीन्स H+ आयन किडनी अगर बहुत ज़्यादा एक्सक्रीट कर दे। अब वो एक्सक्रीट कैसे करेगी? या तो किडनी में कोई एबनॉर्मलिटी होगी, या फिर कोई डिजीज़ होगी, या फिर किडनी में कोई भी प्रॉब्लम्स होंगी, उस कारण से वो H+ आयन को एक्सक्रीट कर देगी। दूसरा है एल्कली एडमिनिस्ट्रेशन। अगर कोई पेशेंट है, अगर हम उसको ज़्यादा एल्कली दे देंगे बॉडी में तो ज़्यादा बाइकार्बोनेट की मात्रा हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद है कि इंट्रासेलुलर शिफ्ट ऑफ H+ आयन। इंट्रासेलुलर शिफ्ट क्या होती है? इंट्रासेलुलर मतलब सेल के अंदर और सेल के बाहर हमेशा,
ठीक है, सेल के अंदर और सेल के बाहर हमेशा क्या होती है कि H+ आयन, बाइकार्बोनेट आयन और बहुत सारे आयन्स का एक्सचेंज होता है। लेकिन अगर H+ आयन सेल के अंदर चले जाए तो बाहर में जो वॉल्यूम है उसमें गड़बड़ी आ जाएगी, उस कारण भी हो सकती है, या फिर बाइकार्बोनेट का रिटेंशन हो जाएगी बॉडी में, मीन्स किडनी उसको एक्सक्रीट नहीं कर पाएगी। मेनली उस कारण भी मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस की कंडीशंस आ सकते हैं। चलिए इसके कॉजेज़ को देखते हैं कि कॉजेज़ क्या होती है मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस की। तो मेनली 2 कॉज होती है। पहला कॉज क्या होती है, यानी कि पहला कारण क्या होती है एल्कोलोसिस का, लॉस ऑफ एसिड। मीन्स बॉडी से अगर बहुत ज़्यादा एसिड का लॉस हो जाए तो जो बाइकार्बोनेट पहले से मौजूद है उसकी अमाउंट ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो जाएगी। और दूसरा इंक्रीज ऑफ बेस, मीन्स हाइड्रोजन आयन सही है लेकिन बेस यानी कि बाइकार्बोनेट का लेवल बहुत ज़्यादा हो गया बॉडी में, तो उस कंडीशन में क्या होगी, उस कंडीशन में एल्कोलोसिस हो जाएगी। मीन्स बेस का अमाउंट बहुत ज़्यादा हो गया है। तो इन लॉस ऑफ एसिड क्यों होती है बॉडी में, किस किस कारण से लॉस ऑफ एसिड हो जाती है, मीन्स एसिड का, हाइड्रोजन आयंस का बॉडी से लॉस हो जाता है। तो पहला कारण है वॉमिटिंग। अगर वॉमिटिंग अगर बहुत ज़्यादा होगी पेशेंट को, इसका मतलब है कि लॉस हो जाएगी एसिड की, हाइड्रोजन आयंस सारे कंटेंट के साथ स्टमक में जो भी कंटेंट है वो बाहर आ जाते हैं, जिसके कारण हाइड्रोजन आयंस की लॉस हो जाती है। दूसरा है नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब ड्रेनेज। नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब ड्रेनेज का क्या मतलब है कि नेजोगैस्ट्रिक मतलब नाक से फिर स्टमक तक दिया जाता है, एक पाइप होती है जिसके कारण हम उसको फीड करवाते हैं, खाना खिलाते हैं पेशेंट को, अगर वो खाने पीने की हालत में नहीं है उस कंडीशन में। तो नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब में अगर ड्रेनेज हो जाए कहीं पे, मीन्स अगर वो ड्रेनेज का मतलब कहीं से अगर रिसाव होने लगे, इसका मतलब है कि सही से उसको न्यूट्रिशंस नहीं मिल पाएगा। जब सही से न्यूट्रिशंस नहीं मिल पाएगा इसका मतलब है कि बॉडी में हाइड्रोजन आयंस की कमी हो जाएगी। तीसरा क्या है, लीवेज विदाउट एडिक्वेट इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट। लीवेज क्या होती है, लीवेज का मतलब होता है जो भी स्टमक में जो भी कंटेंट्स है उसको वॉश करना स्टमक में, या फिर इंटेस्टाइन को फिर वॉश करना, और फिर उसके जगह पे जितने भी इलेक्ट्रोलाइट बॉडी को चाहिए उसका रिप्लेसमेंट कर देना, यानी कि उसको अच्छे से पेशेंट को दे देना, एडमिनिस्टर कर देना। बट अगर स्टमक या फिर इंटेस्टाइन का वॉश अगर डॉक्टर या फिर नर्स करते हैं और फिर प्रॉपरली उसको इलेक्ट्रोलाइट नहीं एडमिनिस्टर करते हैं, तो उस कंडीशन से भी बॉडी में हाइड्रोजन आयंस की कमी हो जाती है। तो उस कारण भी क्या होती है, बॉडी से एसिड का लॉस होगा, एसिड का लॉस होगा, इसका मतलब एल्कोलोसिस की कंडीशंस आ जाएंगी। और फोर्थ इज फिस्टुलास। फिस्टुलास का क्या मतलब है कि इंटेस्टाइन सही से जब काम नहीं करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम इंटेस्टाइन को लास्टली जो है वो कट कर देते हैं, और फिर बाहर से वो इंटेस्टाइन हमें दिखती है, एक होल टाइप का हो जाता है, फिर बाहर से हम ऑस्टमी बैग लगा देते हैं, जिससे कि सारी जो लिक्विड वेस्ट होती है वो इंटेस्टाइन से आकर के डायरेक्ट उस बैग में जमा हो, वो सॉलिड नहीं निकल पाती। जैसे नेचुरली सॉलिड निकलती है वैसे वो नेचुरली नहीं निकलती है, वो लिक्विड निकलती है। तो जब लिक्विड निकलती है तो इंटेस्टाइन से हो सकती है कि हाइड्रोजन ज़्यादा उसमें उस बैग में एज अ वेस्ट बाहर बॉडी से आ जाए, तो उस कंडीशंस में भी क्या होगी, एसिड की लॉस हो जाएगी। यूज ऑफ स्टेरॉइड्स यूज करने के कारण भी, अगर हम ज़्यादा स्टेरॉइड यूज कर लेंगे उस कारण भी बॉडी में हाइड्रोजन आयंस की कमी हो जाएगी। डाययूरेटिक्स हम क्यों देते हैं, ताकि पेशेंट का जो यूरिनेशन है वो इंक्रीज हो सके। तो इसके एग्जाम्पल्स कौन कौन से होते हैं, फ्यूरोसेमाइड, थायाजाइड और इथेक्राइनिक एसिड। अगर हम इस एसिड को देंगे ज़्यादा पेशेंट में तो हो सकता है क्योंकि उसके बॉडी में हाइड्रोजन आयंस ज़्यादा किडनी लॉस कर दे, तो उस कारण भी बॉडी में हाइड्रोजन आयंस की कमी हो जाती है। हाइपर एड्रीनोकॉर्टिसिज्म का मतलब होता है कि जो एड्रिनल ग्लैंड है वो बहुत ज़्यादा कोर्टिसोल को प्रोड्यूस करती है, और कोर्टिसोल के प्रोड्यूस ज़्यादा होने के कारण अगर लंबे समय तक बॉडी में कोर्टिसोल की अमाउंट ज़्यादा होगी, उससे सीवियर एसिड लॉस की चांसेस होने की कंडीशन है। क्योंकि जब बहुत ज़्यादा एसिड लॉस हो जाता है, क्योंकि किडनी को समझ नहीं आता कि उसे क्या लॉस कर रहा है, तो वो क्या करती है कि कोर्टिसोल को लॉस करने के चक्कर में बॉडी से बहुत ज़्यादा हाइड्रोजन आयंस को लॉस कर देती है, मेंटेन करने के लिए बॉडी में जो भी फ्लूइड्स है उसको। तो क्या होती है कि इस कंडीशंस में, हाइपर एड्रीनोकॉर्टिसिज्म के कंडीशंस में क्या होती है कि बहुत ज़्यादा बॉडी की से एसिड की लॉस हो जाती है, यानी कि ये बहुत ही सीवियर कंडीशन है, एसिड लॉस का बहुत ही सीवियर कंडीशन है, जिसमें पेशेंट की हालत बहुत ज़्यादा डेलिकेट हो जाती है। तो इस कारण भी एसिड का लॉस होता है। उसके बाद है कुशिंग सिंड्रोम। कुशिंग सिंड्रोम में क्या होती है, कोर्टिसोल की अमाउंट बहुत ज़्यादा होती है,
जिसमें मैंने आपको बता दिया कि जब कोर्टिसोल ज़्यादा होगी तो ज़्यादा सीवियर एसिड लॉस हो जाएगी। उसके बाद बार्टर सिंड्रोम्स में क्या होती है, एक रेयर डिसऑर्डर है, लेकिन जिसको भी होती है तो जो हमारी किडनी है उसकी यूनिट क्या है, उसकी यूनिट है नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन में मैंने आपको पहले ही बता दिया कि नेफ्रॉन की जो लूप ऑफ हेनले है, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले मीन्स, मैं आपको डायग्राम बना करके दिखा देती हूँ। ये अगर नेफ्रॉन है, देखिए ये है हमारा वुमेन्स कैप्सूल, ठीक है, ये प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये लूप ऑफ हेनले, ठीक, लूप ऑफ हेनले, ये असेंडिंग लूप ऑफ हेनले जो ये ऊपर जा रही है इसको हम असेंडिंग लूप ऑफ हेनले बोलते हैं। फिर ये डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, फिर ये कलेक्टिंग डक्ट। तो जो असेंडिंग लूप ऑफ हेनले है उसमें जो थिकनेस है, इसकी जो थिकनेस है उसकी कमी हो जाती है, ये ज़्यादा थिक नहीं होता जितनी इसकी होनी चाहिए। मीन्स यहाँ की जो असेंडिंग है वो यहाँ पे वीक होती है लूप ऑफ हेनले, और उसके बाद इसमें सही से एब्जॉर्प्शन नहीं होता, जिसके कारण पोटेशियम का लेवल लो हो जाता है। अब बार्टर सिंड्रोम में क्या होती है कि बार्टर सिंड्रोम 2 टाइप की होती है। पहला नियोनेटल और दूसरा क्लासिक। न्यूनाटल और क्लासिक। न्यूनाटल में क्या होता है, न्यूनाटल में बच्चा जब जन्म लेता है तो उस टाइम में उसको बहुत ज़्यादा यूरिनेशन होती है, उस टाइम में वो बच्चे की बॉडी में ऑलरेडी पोटेशियम की कमी होगी, बहुत ज़्यादा बच्चा यूरिन को पास करेगा। और क्लासिक में क्या होती है, क्लासिक में सिम्टम्स तब देखने को मिलते हैं जब उसका स्कूल एज होता है, जब बच्चे स्कूल जाने लगते हैं, उस एज में बच्चे में को वॉमिटिंग जैसा होता है, बच्चे की बॉडी में कैल्शियम की कमी हो जाती है, बच्चे बहुत ज़्यादा यूरिन को पास करता है, उसके बाद उसकी जो ग्रोथ होती है वो भी रुक सी जाती है, ग्रोथ सही से नहीं हो पाती है बच्चे की। तो बार्टर सिंड्रोम बहुत ही रेयर डिसऑर्डर है, लेकिन इसमें क्या होती है, पोटेशियम की लेवल बहुत ज़्यादा कम हो जाती है बॉडी में। जब पोटेशियम की लेवल जब कम हो जाएगी तो मीन्स एसिड हाइड्रोजन आयंस बॉडी से बहुत ज़्यादा एक्सक्रीट कर जाएंगे, जिसके कारण क्या हो सकती है, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस हो सकती है। उसके बाद है कि इन सभी के कारण क्या होती है, सोडियम और क्लोराइड की बहुत ज़्यादा बॉडी में रिटेंशन हो जाती है। किडनी सोडियम और क्लोराइड को का रिटेंशन कर लेता है बहुत ज़्यादा बॉडी में, और पोटेशियम और H+ आयंस को बॉडी से लॉस कर देता है। अब H+ आयंस और पोटेशियम के लॉस होने से क्या होगी, एसिड का लॉस हो जाएगा। H+ आयंस क्या है, एसिड है, और एसिड का लॉस हो जाएगा, और जब एसिड का लॉस हो जाएगा मीन्स बाइकार्बोनेट की जो अमाउंट है वो एक्सेस हो जाएगी बॉडी में, और जब वो एक्सेस होगी तो मेटाबॉलिक एल्कलोसिस की कंडीशंस आ जाएंगे। दूसरा कॉज क्या है, दूसरा इंक्रीज ऑफ बेस, यानी कि अगर बेस में, अल्कलीन में अगर इंक्रीजमेंट हो जाए, मीन्स बाइकार्बोनेट अगर बॉडी में ज़्यादा हो जाए, तो उस कंडीशन में क्या होगा, वो कंडीशन किस किस कारण से आती है, जब बॉडी में बाइकार्बोनेट की अमाउंट या बेस की अमाउंट ज़्यादा हो जाती है। सबसे पहला कारण है एक्सेस इनटेक ऑफ बेकिंग सोडा। अगर बेकिंग सोडा जो हम खाते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, उसकी अगर अमाउंट बॉडी में ज़्यादा हो जाए उस कंडीशन में, या फिर हम अदर एंटासिड्स लेंगे। एंटासिड्स क्या होती है, गैस्ट्रिक और पेप्टिक अल्सर में पेशेंट को दी जाती है उसको ठीक करने के लिए, उस गैस्ट्रिक और पेप्टिक अल्सर को ट्रीटमेंट के लिए दी जाती है एंटासिड्स। लेकिन कभी कभी एंटासिड्स देने के कारण बॉडी में बहुत ज़्यादा बेस की रिटेंशन हो जाती है, बाइकार्बोनेट बहुत ज़्यादा बॉडी में हो जाता है, जिसके कारण एल्कलोसिस की कंडीशन, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस की कंडीशंस हो सकती हैं। दूसरा क्या है, इनटेक ऑफ एल्कली, अगर हम एडमिनिस्टर कर दे पेशेंट में एल्कली को उस कारण, और दूसरा लैक्टेट को अगर इनटेक कर दे उस कारण। तीसरा क्या है, मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन, अगर ब्लड का ट्रांसफ्यूजन हो रहा है किसी पेशेंट में, उस कंडीशंस में भी बेस के अमाउंट बॉडी में ज़्यादा हो सकती है। रेस्पिरेटरी इनसफिशिएंसी में क्या होगी, बॉडी को सही से ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा, और सही से ऑक्सीजन नहीं मिलने के कारण हो सकती है कि बेस के अमाउंट ज़्यादा हो जाए, तो उस कंडीशंस में मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस की कंडीशंस आ सकते हैं। अब हम पैथोफिजियोलॉजी को देखेंगे। पैथोफिजियोलॉजी में मैंने सभी को कॉमन कॉज लेकर के बनाया है इस पैथोफिजियोलॉजी को, लेकिन आप चाहेंगे तो आप इसको एक पर्टिकुलर कॉजेस पे भी बना सकते हैं। अलग अलग कॉजेस के अलग अलग पैथोफिजियोलॉजी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल वॉमिटिंग के अलग होंगे, गैस्ट्रिक ड्रेनेज के अलग हो सकते हैं, या फिर जो भी कंडीशंस डाययूरेटिक्स के अलग हो सकते हैं, तो आप अपने हिसाब से बना ले। मैंने सबको लेकर के एक कॉमन कॉज बनाया है। पैथोफिजियोलॉजी को हमेशा आपको एरो दे करके ही लिखना है, वरना एग्जामिनेशन में मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो लॉस ऑफ एसिड पे मैंने बनाया है। सबसे पहले क्या है, गैस्ट्रिक ड्रेनेज। ड्रेनेज का मतलब होता है कि स्टमक में HCl है तो उसका रिसाव हो रहा है, तो HCl में हाइड्रोजन आयंस भी होते हैं। HCl अगर आप ध्यान से देखेंगे HCl,
तो ये H+ और Cl-। तो ये हाइड्रोजन आयंस होते हैं जब ड्रेनेज होगी, मीन्स जब रिसाव होगी, गैस्ट्रिक ड्रेनेज होगी, जब गैस जो स्टमक में जो भी जो सब्सटेंसेस है, जो एसिड है, जब उसका रिसाव होगी तो क्या होगी, हाइड्रोजन आयंस की लॉस होगी। ठीक है। और वॉमिटिंग होगी विद गैस्ट्रिक सिक्रेशंस। अगर वॉमिटिंग सीवियर है और स्टमक के जो भी कंटेंट है वो बाहर आ रहे हैं और उसके साथ HCl भी मुंह से बाहर आ रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में एसिड का लॉस हो जाएगा। जब एसिड का लॉस होगा इसका मतलब है कि बॉडी में जितने भी बाइकार्बोनेट सब्सटेंसेस हैं वो ज़्यादा हो जाएंगे। किसके अकॉर्डिंग, वो H+ आयंस के अकॉर्डिंग वो उनकी अमाउंट ज़्यादा हो जाएगी। जब अल्कलीन सब्सटेंसेस यानी कि जब बाइकार्बोनेट सब्सटेंसेस जब बॉडी में ज़्यादा हो जाएंगे तो उस कंडीशन में मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस के कंडीशंस हो सकते हैं। मैंने छोटा पैथोफिजियोलॉजी बनाया है क्योंकि मैंने कॉमन कॉज लिया है, लेकिन आप वॉमिटिंग को लेकर के बना सकते हैं। आप जो भी कॉज मैंने आपको बताया, लॉस ऑफ एसिड और इंक्रीज ऑफ बेस, इन दोनों में जो भी कॉज मैंने आपको बताया है उन सभी को लेकर के आप अलग अलग बना सकते हैं। तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, ये बस नॉर्मल कॉज है, पैथोफिजियोलॉजी है, नॉर्मल कॉजेस का, तो आप अलग अलग कर सकते हैं। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस यानी साइलेंट सिम्टम्स देख लेते हैं हम एल्केलीमिया के, यानी कि मेटाबॉलिक एल्कलोसिस के। जब माइल्ड एल्केलीमिया होती है बॉडी में, मीन्स थोड़ा सा जब बेस ज़्यादा होता है हाइड्रोजन आयन से, ये किस कारण होती है, ये जो भी अंडर बॉडी में जो भी डिजीज़ है, अंडरलाइंग डिसऑर्डर है, उसके कारण होती है। अगर सीवियर एल्केलीमिया है, अगर बहुत ज़्यादा बेस हो गई है बॉडी में, तो ये कब होती है, जब प्रोटीन बाइंड कर जाती है एनाइज्ड कैल्शियम के साथ। जैसे ही ये कैल्शियम के साथ बाइंड कर जाती है तो बॉडी में कैल्शियम की कमी हो जाएगी, जिससे कि हाइपोकैल्सीमिया हो जाएगी, जो मैंने यहाँ पे लिखा है। उसके बाद पेशेंट को हेडेक होगी, लिथार्जी होगी, लिथार्जी मीन्स कमजोरी होगी, डिलीरियम, डिलीरियम मीन्स वो कॉन्शियस हमेशा नहीं रह पाएगा, ऐसा उसको अनकॉन्शियसनेस की स्टेज में रहेगा। टेटनी मीन्स मसल्स में स्पाज्म होंगे। स्पाज्म का क्या मतलब होता है, इनवॉलेंटरी मसल का कॉन्ट्रैक्शन होगा। सीजर्स आएंगे पेशेंट को, रैपिड बॉडी स्ट्रेकिंग हुई होगी बहुत ज़्यादा, और ये 3 मिनट तक रहती है और फिर उसके बाद स्टॉप होती है। अब जब प्रोटीन बाइंड कर जाता है एनाइज्ड कैल्शियम के साथ, तो ये क्या करता है, ये इंजाइनल जो सिम्टम्स है और जो एरिथमिया मीन्स हार्ट रेट बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाना या फिर बहुत ज़्यादा स्लो हो जाना, मीन्स ट्रैकीकार्डिया अगर फास्ट हो गई तो, और अगर स्लो हो गई तो ब्रैडीकार्डिया, तो उसके ये चांसेस को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देता है। इंजाइनल सिम्टम्स मतलब चेस्ट में पेन बहुत ज़्यादा पेशेंट को फील होता है और वो बहुत ही डिस्कम्फर्ट जोन में रहता है। अब मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस के सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस में जब किडनी एक्सक्रीट नहीं कर पाती है, इसमें है कि बॉडी में ज़्यादा हो गई है लेकिन किडनी एक्सक्रीट कर पा रही है बाइकार्बोनेट को, लेकिन मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस में किडनी एक्सक्रीट नहीं कर पा रही है जो भी एक्सेस बाइकार्बोनेट है बॉडी में। उस कंडीशंस में क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, पहला है स्लो ब्रीदिंग, पेशेंट धीरे धीरे सांस लेगा। एपिसोड्स ऑफ एपनिया, मीन्स सोते टाइम पेशेंट का जो ब्रीदिंग है वो स्टॉप हो जाएगा, उसके जो अपर जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है वो उसमें ब्लॉकेज हो जाती है, उसको हम एपिसोड्स ऑफ एपनिया बोलते हैं। साइनोसिस मीन्स डिस्कलरेशन ऑफ ब्लूइश या फिर पर्पल, जो उसके लिप्स है, जो उसकी जो फिंगर्स है वहाँ पे ब्लूइश या फिर पर्पल डिस्कलरेशन हो जाएंगे स्किन में। नोजिया होगी पेशेंट को, वॉमिटिंग होगी, डायरिया होगी, हेडेक होगी, ट्विचिंग मीन्स क्या होती है, उसको हमेशा ऐसा फील होगा जैसे कि उसकी मसल्स खिंच रही है। रैपिड हार्ट रेट हो जाएगी पेशेंट की, पेशेंट हमेशा कन्फ्यूजन में रहेगा। बीपी उसकी लो हो जाएगी, मीन्स ब्लड प्रेशर लो हो जाएगी। और सीवियर केस में कन्वर्जन्स आएंगे। कन्वर्जन्स का क्या मतलब होता है, चमकी आना, पेशेंट को चमकी होगा बहुत ज़्यादा, वो उसकी जो मूवमेंट है बॉडी की बहुत ज़्यादा हो जाएगी, और कोमा में भी जा सकता है, पेशेंट को कोमा भी हो सकती है इस कंडीशन में, मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस के कंडीशन में। आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में हम मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।